आप यदि संगीत के विषय में स्टडी कर रहे हैं, अगर आपके पास संगीत विषय है या संगीत विषय नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संगीत की परिभाषा क्या है। क्योंकि इंसान ना चाहकर भी संगीत से जुड़ा रहता है। जो हमारे हृदय का धड़कना होता है, हमारे दिल का धड़कना होता है, वो भी एक ताल के अंतर्गत आता है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि संगीत की परिभाषा क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम सबको पता होना भी चाहिए संगीत क्या है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना आकाश शर्मा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। संगीत जो पेश करता है वह है संगीतकार, उसे संगीतकार कहते हैं। संगीत एक कला है और संगीत को हमने ललित कला के अंतर्गत माना है। ललित कला क्या होती है? जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे भारत में 5 ललित कलाएं मानी गई है। उन्हीं ललित कलाओं में एक संगीत भी है और संगीत को सभी ललित कलाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। तो आइए अब मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूँ कि संगीत की परिभाषा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं और उसकी पद्धतियाँ कितनी हैं। आइए हम संगीत के बारे में समझते हैं, संगीत की परिभाषा को समझते हैं। चाहे वो 9th क्लास हो, 10th, 11th या 12th, कोई भी क्लास हो, संगीत की परिभाषा आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो संगीत की परिभाषा आज हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 5 ललित कलाएँ मानी गई हैं। ललित कलाएँ क्या होती हैं? वो कलाएँ जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसमें सौंदर्य होता है, मतलब आंतरिक सौंदर्य जिसके अंदर होता है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अब उन कलाओं के मैं आपको नाम बता रहा हूँ। संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य कला। यहाँ पर साहित्य कला की जगह आप काव्य कला भी कर सकते हैं। इन 5 ललित कलाओं में से संगीत सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि संगीत का आनंद हम सिर्फ सुनने मात्र से ले सकते हैं। ये 5 कलाएँ हैं, इन 5 कलाओं में से संगीत को सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि संगीत एक ऐसी कला है जिसका आनंद हम सिर्फ सुनकर भी ले सकते हैं। प्रत्येक कलाकार के मन में भाव होते हैं। यहाँ मैं कलाकार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितनी भी ये कलाएं हैं सब कलाकार से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक आर्ट को पेश करने वाला आर्टिस्ट ही होता है। तो कला को पेश कौन कर रहा है? कलाकार। प्रत्येक कलाकार के मन में बहुत से भाव होते हैं जिन्हें प्रकट करने के लिए वह किसी न किसी कला का सहारा लेता है। देखिए, जब एक कलाकार अपने मन के भाव प्रकट करेगा तो वो कला का ही सहारा लेगा, बिकॉज वह एक आर्टिस्ट है, वह एक कलाकार है। तो कलाकार अपने मन के भाव कैसे पेश करेगा? वो कला के द्वारा। अब संगीतकार है तो संगीतकार अपने मन के भाव कैसे पेश करेगा? संगीत के द्वारा। मूर्तिकार क्या करेगा? मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा और अपने मन के भाव प्रकट करेगा। ऐसे ही चित्रकार चित्र बनाता है और वस्तुकार वस्तु बना करके, और साहित्यकार या काव्यकार काव्य या साहित्य करके अपने मन के भावों को प्रकट करता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे एक चित्रकार रंग और कलम के माध्यम से चित्र बनाकर अपने मन के भाव प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार एक संगीतकार गाकर बजाकर या नाचकर अपने मन के भाव प्रकट करता है। मान लो एक चित्रकार है, उसको कह दिया जाए भाई आप अपनी कला दिखाओ या फिर आप अपने मन के भाव प्रकट करो, तो वो क्या करेगा? उनके पास तो एक ही साधन है कि वो चित्र बनाएगा। अब चित्र वो पेश कैसे करेगा? सबसे पहले तो उसकी इमेजिनेशन थॉट कि वो क्या सोचता है, किस चित्र को बनाएगा, क्या उस चित्र के बारे में वो पूरी जानकारी रखता है, और उसको रंग कलम की ज़रूरत पड़ेगी। रंग और कलम के माध्यम से वह चित्र बना करके अपने मन के भाव प्रकट कर देगा, मतलब उस चित्र के अंदर अपने मन के भाव डाल देगा। तो ऐसी अगर हम संगीतकार की बात करें तो संगीतकार संगीत के माध्यम से अपने मन के भाव प्रकट करता है। संगीतकार क्या करता है, कैसे अपने मन के भाव प्रकट करता है? या तो वो गाता है या बजाता है या फिर वो नाचता है। मतलब किसी संगीतकार ने या तो गाया या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया या फिर वो नृत्य किया। तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से एक संगीतकार गाकर बजाकर या नाचकर अपने मन के भाव को प्रकट करता है। अतः हम कह सकते हैं कि गायन वादन और नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। देखो, गाना गाया तो गाकर से आ गया हमारे पास गायन, बजाकर बजाया अर्थात कोई वाद्य बजाया। जब वाद्य बजता है तो उसको वादन कहते हैं। नाचकर का मतलब हुआ नृत्य करके। तो संगीत में गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों कलाएँ शामिल हैं संगीत के अंदर। गायन, वादन और नृत्य, यही हम कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि गायन, वादन और नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। वैसे गायन, वादन, नृत्य के मेल को भी संगीत कहते हैं, समावेश को भी, उसके मिश्रण को भी, उसके जोड़ को भी। लेकिन यहाँ पर मैंने समावेश शब्द डाला है क्योंकि समावेश शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है कि एक दूसरे के अंदर समा जाना, इसलिए गायन, वादन और नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। ये तीनों कलाएँ एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये तीनों कलाएं एक दूसरे से अलग अलग है क्योंकि
गायन का अर्थ होता है गाना, वादन का अर्थ होता है बजाना और नृत्य का अर्थ होता है नाचना। देखो तीनों की कमांड अलग है। अगर हम किसी को कहेंगे गाना गाओ तो गाना गाएगा, हम कहेंगे भाई आप किसी वाद्य यंत्र को बजाओ तो वादन करेगा, वो वाद्य बजाने लग जाएगा। अगर हम कहें किसी को भाई डांस करो या आप नृत्य दिखाओ तो नृत्य दिखाने लग जाता है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, गायन वादन नृत्य तीनों की कमांड अलग अलग है, फिर भी एक दूसरे के पूरक हैं। फिर भी ये एक दूसरे के पूरक है। ये तीनों कलाएं एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है। अर्थात गायन के बिना वादन अधूरा है और वादन के बिना नृत्य। गायन के बिना वादन अधूरा है। गायन आप कर सकते हो, वादन के बिना भी कर सकते हो, लेकिन जब गायन और वादन का मिश्रण होता है तो वो गाना बहुत ही मधुर बन जाता है। ठीक है। और वादन के बिना नृत्य, आप नृत्य करने को कर लो, लेकिन जब तक आपको रिदम नहीं मिलेगी, जब तक आपको ताल नहीं मिलेगी, जब तक आपको बीट नहीं मिलेगी, जब तक कोई वाद्य नहीं बजेगा तो आप कैसे डांस कर सकते हैं, कैसे नृत्य कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि गायन वादन और नृत्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। संगीत एक मनुष्य के मन पर बहुत प्रभाव डालता है। संगीत जो है हम सब पर बहुत प्रभाव डालता है। संगीत हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे बहुत सी बात बताएं तो यह अपने मस्तिष्क को भी शांत करता है, दिल को भी आनंदित करता है, हमें अपनी ओर खींचता है, हमें शांति देता है। संगीत हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, एक इंसान को ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी संगीत प्रभावित करता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि हम इंसानों को ही प्रभावित नहीं करता, यह पेड़ पौधों को भी प्रभावित करता है। यह पेड़ पौधों को भी प्रभावित करता है। जैसे कि मान लो कि आपने 2 वृक्ष लगाए, 2 पेड़ लगाए, 2 प्लांट लगाए, उन प्लांट्स के अंदर क्या हुआ, एक तरफ चलाया गया संगीत, एक तरफ संगीत नहीं चलाया गया, तो दोनों की ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क होगा। और पशु पक्षी भी संगीत की ओर प्रभावित होते हैं। और आजकल तो वैसे भी थेरेपी का ज़माना है, तो म्यूज़िक थेरेपी भी दी जाती है। अब हम संगीत पद्धतियों की बात करेंगे कि भारत में जो प्रचलित संगीत है वो क्या है। देखो अगर मैं वैसे बात करूँ तो एक है इंडियन म्यूज़िक, एक है वेस्टर्न म्यूज़िक, भारत का संगीत है, और एक पाश्चात्य संगीत मतलब वेस्टर्न जो विदेशों के अंदर है। तो हम यहाँ भारत की बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पर 2 प्रकार से संगीत माना गया है, एक तो उत्तरी भारतीय संगीत है और एक दक्षिण भारतीय संगीत है। मतलब एक अगर हम बात करें तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक नॉर्थ है और एक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक साउथ है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि भारत में मुख्यतः 2 प्रकार का संगीत प्रचलित है। ये उत्तरी अथवा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और दक्षिणी अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति के नाम से विख्यात है। उत्तरी मतलब जो हमारे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो भी है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है, उत्तर पूर्व है, उत्तर दिशा की ओर जो भी मतलब हमारे राज्य बनते हैं, यहाँ पर हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति मतलब उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति। ठीक है। और दक्षिण की तरफ जो कर्नाटकी संगीत भी बोलते हैं उसको, दक्षिण भारतीय संगीत जो है उसका एक और नाम है कर्नाटकी संगीत। मतलब ये जो दक्षिण की तरफ जो राज्य हैं, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, तो यहाँ पर ये संगीत प्रचलित है। दोनों के नियम अलग अलग हैं, दोनों की गायकियाँ अलग अलग हैं। यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ उत्तरी संगीत पद्धति के बारे में। यह संगीत पद्धति उत्तर भारत में प्रचलित हुई। यह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र आदि प्रांतों में प्रचलित है। यह संगीत मुगल बादशाहों की छत्रछाया में विकसित हुआ। इसमें श्रृंगार रस की अधिकता है। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो भी उत्तर भारत की तरफ, उत्तर भारत, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, इस तरफ जो भी जितने भी राज्य हैं वहाँ पर उत्तरी संगीत पद्धति ही प्रचलित है। ठीक है। जब मुगल बादशाहों की जो छत्रछाया थी, जब उनका राज था, मुगल साम्राज्य यहाँ था, तो वहाँ पर काफ़ी संगीत को बढ़ावा दिया गया है और उनकी छत्रछाया में ही ये विकसित हुआ है। सेकंड नंबर में बात करूँगा दक्षिणी संगीत पद्धति। यह संगीत पद्धति मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश आदि दक्षिण के प्रदेशों में विकसित हुई है। संगीत विशेष रूप से दक्षिण के मंदिरों में फला फूला, अतः इसमें भक्ति रस की अधिकता है। दक्षिण संगीत दक्षिणों के मंदिरों में फला फूला है। जो वहाँ के मंदिर हैं, दक्षिण भारत की तरफ जो मंदिर हैं, वहीं पर ही इनकी रचना की गई है और उनको वहीं गाया बजाया गया और वहीं पर ही इनका निर्माण हुआ है इस संगीत का। तो वहीं पर ही ये फला फूला है। ठीक है। और इसमें भक्ति रस की प्रधानता है, क्योंकि मंदिरों में जब संगीत बनेगा तो भक्ति रस की प्रधानता तो होगी ही होगी। भारत में प्रचलित ये दोनों संगीत पद्धतियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होने पर भी आपस में बहुत समानता रखती है। दोनों में एक सप्तक में कुल 12 स्वर माने जाते हैं। दोनों पद्धतियाँ थाट राग सिद्धांत को
मानती है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति में बहुत कुछ समानताएं हैं, ठीक है, जो कि थाट राग सिद्धांत को ही मानते हैं और इनके एक सप्तक में कुल 12 स्वर ही होते हैं, ठीक है, कुल 12 स्वर ही होते हैं। हो सकता है इन सब के नियम कुछ अलग हो, गाने के कुछ नियम अलग हैं और इनके नाम कुछ अलग हैं, लेकिन बहुत कुछ समानता है। आज मैंने संगीत के बारे में बताया। संगीत के बारे में मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन सबको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इस वीडियो को जाना, समझा और संगीत के बारे में भी जान लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वारी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूज़िक एजुकेशन से।